नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और आप देख रहे हैं के न्यूज। चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचार। इससे पहले कुछ हेडलाइंस पर। मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्हें विकास विरोधी ताकतें करार दिया और यूपी को उनसे बचाने की अपील भी कर दी है। कश्मीर संभाग के पुलवामा में आतंकियों ने मंगलवार को ग्रेनेड हमला किया। यह हमला मुख्य चौक पर तैनात सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किया गया था। तालिबान के खुलेआम मदद करने वाला पाकिस्तान अब अमेरिका के निशाने पर है। अमेरिका ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान की पिछले 20 साल के दौरान की भूमिका की जांच की जाएगी। पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर पर एक बार फिर से बमबारी की गई। इससे पहले 8 सितंबर को भी उनके घर पर बम फेंके गए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस वक्त मंगलवार को अलीगढ़ में अपनी सरकार की खूबियां गिना रहे थे, ठीक उसी समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। मोदी ने याद किया बचपन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने अपने भाषण के दौरान यूपी का चुनावी बिगुल भी फूंका। मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्हें विकास विरोधी ताकतें करार दिया और यूपी को उनसे बचाने की अपील भी कर दी। हालांकि इस बीच उन्होंने अलीगढ़ से अपने एक बचपन के कनेक्शन का जिक्र किया। पीएम ने बताया कि जब वे छोटे थे तो उन्हें यूपी के 2 जिलों का नाम काफी सुनाई देता था। इनमें एक अलीगढ़ था जिसके तालों का जिक्र एक मुस्लिम विक्रेता के कारण सुनने को मिलता था। पीएम ने कहा कि जो अलीगढ़ कभी तालों से घरों दुकानों की सुरक्षा करता था, अब डिफेंस कॉरिडोर के बाद वह रक्षा उत्पादों से देश की रक्षा करेगा। पीएम मोदी ने भाषण के दौरान कहा, अभी तक लोग अपने घर की या अपनी दुकानों की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते हैं। पता है ना, क्योंकि अलीगढ़ का ताला अगर लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। और मुझे आज बचपन की एक बात याद करने का मन कर रहा है। करीब 55 से 60 साल पुरानी बात है। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे। वह हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है, वे काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकान में अपना ताला रख कर जाते थे और 3 महीने बाद आकर पैसे ले जाते थे। कश्मीर संभाग के पुलवामा में आतंकियों ने मंगलवार को ग्रेनेड हमला किया। यह हमला मुख्य चौक पर तैनात सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किया गया था। हालांकि ग्रेनेड सड़क पर जाकर फटा, जिसकी जद में आने से 3 स्थानीय नागरिक घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। उधर हमला करने के बाद फरार हुए आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा था। गौरतलब है कि बेलखाट के चलते आतंकी संगठनों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। वह हिट एंड रन के साथ साथ ग्रेनेड हमलों को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं ताकि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इतना ही नहीं, ऐसे घटनाओं को ओवरग्राउंड वर्करों और हाइब्रिड आतंकियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है ताकि अगर उनमें से कोई मारा या पकड़ा भी जाता है तो आतंकी संगठनों को ज्यादा बड़ा धक्का न लगे। डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक कश्मीर में मौजूदा शांतिपूर्ण माहौल को बरकरार रखने के लिए पुलिस आतंकियों और उनके समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने श्रीनगर में बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जो नए मॉड्यूल सक्रिय हुए वे यह पुलिस के रडार पर हैं और उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तालिबान की खुलेआम मदद करने वाला पाकिस्तान अब अमेरिका के निशाने पर है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान की पिछले 20 साल के दौरान की भूमिका की जांच की जाएगी। इसके साथ ही गैर नाटो सहयोगी के रूप में पाकिस्तान को मिला दर्जा खत्म करने की मांग उठा रहे हैं। 9/11 हमले के बाद से अब तक पाकिस्तान ने जिस तरह से तालिबान को खड़ा करने में संरक्षण मदद और अपनी जमीन उपलब्ध कराई है, इसको लेकर विदेश मंत्री को अमेरिकी सांसदों की नाराजगी का शिकार होना पड़ा है। पाक की भूमिका को लेकर भड़के सांसदों को बाइडेन प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस देश की दोहरी भूमिका की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ो तो कार्रवाई करेंगे। टेक्सास से डेमोक्रेटिक सांसद जोक्विन कास्ट्रो ने बाइडेन प्रशासन ने मांग की है कि गैर नाटो सहयोगी के रूप में
अब तक पाकिस्तान का जो दर्जा है उसे समाप्त कर दिया जाए। इस मांग का कई अन्य सांसदों से समर्थन किया। सांसदों के कहना है कि पाकिस्तान से जिस तरह से तालिबान को पाला पोसा, ऐसी स्थिति में उसे सहयोगी माना बड़ी भूल होगी। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने बताया कि उन्हें क्या पता था कि अशरफ गनी इस तरह से देश छोड़कर भाग जाएंगे। गनी से उनकी वार्ता 24 अगस्त को हुई और उस वार्ता में उन्होंने मौत तक से लड़ने की बात की थी। पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर पर एक बार फिर से बमबारी की गई। इससे पहले 8 सितंबर को भी उनके घर पर बम फेंके गए थे। सोमवार को ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उस घटना की जांच की थी जो उन्होंने उसके अगले ही दिन एक बार फिर से हमला किया गया है। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने इस घटना के लिए तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उसके पाले गए गुंडों ने ही यह किया है। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उल्टे भाजपा सांसद पर ही आरोप लगा दिए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सांसद ने खुद ही अपने घर पर हमला कराया है ताकि राजनीतिक तौर पर पब्लिसिटी मिल सके। इस घटना के बाद अर्जुन सिंह का बयान सामने आया कि उन्होंने कहा, आज मेरे घर के बाहर दूसरी बार बमबारी की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार एनआईए को चुनौती दे रही है। डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। एनआईए को जांच करनी चाहिए कि ऐसे विस्फोटक कहां से लाए जा रहे हैं। मैंने प्राथमिक दर्ज कार्रवाई कराई है। अर्जुन सिंह 17वीं लोकसभा में पश्चिम बंगाल के बेकरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इससे पहले सिंह ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में 2001 से लगातार 4 बार बाटपारा विधानसभा सीट भी जीती थी। उन्होंने 1 जून 2020 को भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस वक्त मंगलवार को अलीगढ़ में अपनी सरकार की खूबियां गिना रहे थे, ठीक उसी समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने अब्बाजान वाली सीएम की बयानबाजी पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा, आने वाले समय में भाजपा का सफाया हो रहा है। भाजपा की सरकार का जाना तय है। तभी सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। वहीं मुख्तार अंसारी को आगे चुनाव में सपा का टिकट देने संबंधी अटकलों पर अखिलेश ने जवाब देने से इनकार कर दिया। कहा, बयानबाजी की किसी भी बात पर जवाब नहीं दूंगा। इंडियन एक्सप्रेस का अखबार छपे योगी सरकार के विज्ञापन पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है, वे पहले समाजवादी पार्टी के काम को अपना बता रहे हैं। अब सरकार दुनिया और दूसरे प्रदेश के कामों की फोटो लगाकर प्रचार कर रही है। समाजवादियों के काम चुराकर अपने नेताओं के काम रख रहे हैं। सरकार कहती है, तेल में हमने मिलावट नहीं की तभी महंगा हो गया है। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। बुलडोजर का स्टीयरिंग घूम जाए तो किधर चलेगा। मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा नहीं पास है। अयोध्या में गरीबों के घर गिरा दिए। सपा सरकार आएगी तो अध्यक्ष में जो घर गए हैं उन्हें वहीं घर दिए जाएंगे। इस काम में शामिल अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो कहीं भी कभी भी।
वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। हिंदी के लिए जबलपुर हमेशा से आवाज बुलंद करता रहा। हिंदी के लिए जबलपुर के पहले सांसद सेठ गोविंददास संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भिड़ गए थे। यहां तक कि खुद को 1961 में मिला पद्म भूषण सम्मान तक लौटा दिया था। हिंदी के सवाल पर उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की नीति से अलग जाकर संसद में हिंदी का जोरदार समर्थन किया था। हाईकोर्ट में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की पहली आवाज भी जबलपुर से बुलंद हुई। 1990 में पहली बार हाईकोर्ट ने हिंदी में फैसला सुनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू पुरुषोत्तम टंडन के साथ सेठ गोविंददास ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी के लिए समर्पित कर दिया था। जबलपुर के सांसद रहे साहित्यकार सेठ गोविंददास देश और हिंदी के सुरताल में अंग्रेजी भाषा के मिश्रण के धुर विरोधी थे। क्षेत्रीय भाषाओं को अलग अलग राज्यों की शासकीय भाषा का अधिकार देने के प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान संसद में दिया गया सेठ गोविंददास का भाषण हिंदी के विकास में मील का पत्थर माना जा रहा था। संसद में उन्होंने कहा, जिस भाषा के संविधान संग्राम के देश को एक सूत्र में पिरो दिया, उसे कमजोर नहीं माना जा सकता। हिंदी के वर्णमाला की आधी भी नहीं है अंग्रेजी ही वर्णमाला। हिंदी का उद्गम संस्कृत से हुआ है। भारत में प्रचलित सभी भाषाओं की जननी संस्कृत ही है। एक माँ से उत्पन्न बच्चों में अधिक सामंजस्य होगा या अलग अलग माताओं की संतानों में। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के 1/3 से अधिक लोगों की भाषा को ही अपने देश में राजभाषा का दर्जा पाने के लिए याचना करना पड़ रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर भाजपा का प्रोटोकॉल डिफरेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने अलीगढ़ दौरे पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के साथ ही डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोट का अवलोकन किया। अलीगढ़ नोट के प्रगति का अवलोकन के बाद पीएम ने कहा कि अलीगढ़ में 1.5 दर्जन कंपनियां 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेंगी, जिससे हजारों नौकरियां भी मिलेंगी। ये बदलाव अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्र को एक नई पहचान देगा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि लोग पहले अपने घर और दुकान की सुरक्षा अलीगढ़ के ताले से करते थे। अब अलीगढ़ 21वीं सदी के हिंदुस्तान की सीमाओं को रक्षा का काम करेगा। आखिर ये डिफेंस कॉरिडोर क्या है और इससे कैसे बदलेगी यूपी की तस्वीर? 2018 से 19 के बजट भाषण के वित्त मंत्री ने देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की थी। इनमें से पहले तमिलनाडु के 5 और दूसरा उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में बन रहा है। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का 6 नोएडा, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ में बन रहा है। कैप्टन के बयान से मचा सीआईसी घमासान करने की अपील वाले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से पंजाब व हरियाणा में सीआईसी तूफान खड़ा हो गया है। पंजाब में अकाली दल व आम आदमी पार्टी ने कैप्टन के किसान हितैषी होने पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कैप्टन पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया है। कैप्टन अब तक किसान आंदोलन के साथ खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन उनके इस बयान से किसान संगठन भी खफा हो गए हैं। उनका कहना है कि कैप्टन मोदी सरकार की तरह कॉरपोरेट घरानों की वकालत करने लगे हैं। पंजाब चुनाव 2022 में किसान आंदोलन अहम मुद्दा है। ऐसे में इस पर कहीं हर बात राजनीतिक रंगत लेती जा रही है। सभी राजनीतिक दल खुद को किसानों के हक में खड़ा करना चाहते हैं। हालांकि पंजाब में कांग्रेस अब तक पूरी तरह किसानों के हक में डटी रही। कैप्टन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर भी यही मुद्दा चुकाया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने होशियारपुर में कार्यक्रम के दौरान कहा कि किसान पंजाब में आंदोलन न करें, वे पंजाब की आर्थिक स्थिति के बारे में भी सोचें। सीएम जयराम ठाकुर को आया दिल्ली से बुलावा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पार्टी हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। उनके साथ प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है, जिससे हिमाचल के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि रविवार को ही मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस लौटे थे। वहीं कुछ दिन पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद हिमाचल में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। दिल्ली में भाजपा हाईकमान के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा पदाधिकारियों की बैठक होगी। इस मीटिंग में प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और संजय टंडन, संगठ में मंत्री पवन राणा और हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदर्शन की वर्तमान राजनीतिक हालत और आगामी उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। देश भर में भाजपा में जारी राजनीतिक उठपटांग के बीच कांग्रेस नेताओं को भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के घेरने का मौका मिल गया है। वह यहाँ तक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाए जाने के कारण उन्हें हटाया जाना है।
कुल्लू के डालपुर मैदान में जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए शिमला ग्रामीण से कांग्रेसी विधायक विक्रमादित्य कहने का कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड राज्यों की तरह हिमाचल में भी भाजपा रातों रात मुख्यमंत्री को बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड में मारे गए वकीलों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की याचिका पर तल्ख टिप्पणी की। याचिका दाखिल करने वाले वकील से कोर्ट ने कहा कि आपकी जान दूसरों की जान से ज्यादा कीमती नहीं है, ऐसे में हम आपको इससे अलग नहीं मान सकते। एससी ने वकील पर 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। यह पब्लिक इंटरेस्ट वाली याचिका नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट वाली याचिका है। इस पर एडवोकेट यादव ने कहा कि मैं ये याचिका वापस लेता हूं और बेहतर आधार पर अगली याचिका दाखिल करूंगा। इस पर कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना लगाते हुए कहा कि भविष्य में वकील इस तरह की याचिकाएं न दाखिल करें। इसके लिए हम जल्द कदम उठाएंगे। हम आपको उपवाद नहीं मान सकते हैं। कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। किसी वकील की जान दूसरों से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती है। हम पहले ही उन सभी लोगों के लिए मुआवजे की बात कह चुके हैं जिनकी जान कोरोना के चलते गई। क्या समाज के दूसरे लोग महत्वपूर्ण नहीं है? इस याचिका को कट कॉपी पेस्ट के तरीके से बनाया गया है। ऐसा नहीं होगा कि वकील ऐसी याचिकाएं दाखिल करें और मुआवजा की मांग करें। हम ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।